इलाकाई तिजारत की अहमियत से वाकफियत बहुत ज़रूरी है। हमने जब अपने ख़ित्ते में माशी तरक्की देखनी है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें साहिली पट्टी का एडवांटेज भी है, बैनुल-अक़वामी रिकग्निशन का एडवांटेज भी है, अंडर यूटिलाइज्ड पोर्ट फैसिलिटीज़ का एडवांटेज भी है, ऑप्शन फॉर बिल्डिंग अदर पोर्ट्स का एडवांटेज भी है। हमें एक ट्रांजिट लोकेशन, आइडियल ट्रांजिट लोकेशन का एडवांटेज भी है। नाज़रीन, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी भी नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी बात है। हज़ारों सालों से कराची का शहर जिसके मुख्तलिफ नाम रहे माजी के अंदर, एक वक्त पर इसका नाम बारबारी कौन भी था, फिर उसके बाद ये सिल्क रूट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा रहा, लोग कम वाकिफ़ हैं कराची शहर से। फिर उसके बाद गोरा बहादुर आया, गोरा बहादुर ने भी कराची को, अगर आप पूरे इस खित्ते के अंदर देखें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो नंबर 1 अगर बम्बई को दिया, जो कि अब मुंबई कहलाता है, तो दूसरे नंबर पर फिर कराची को अहमियत दी। एक तरह से इस पूरे खित्ते का दारुल खिलाफा माशी तौर पर वो कराची रहा। पाकिस्तान आज़ाद हो जाने के बाद कराची का ही इंतखाब किया गया दारुल हुकूमत के लिए। ये भी वाज़ेह बात है ना, एक फैक्ट है, इट इज़ अ फैक्चुअल थिंग। तो ये तारीखी पस मंज़र आपके सामने पेश किया है, और ये इसी वजह से रहा क्योंकि पूरे खित्ते के अंदर इर्द गिर्द के जितने ममालिक थे, रियासतें थीं, तब तो ममालिक नहीं कहते थे, रियासतें कहते थे। रियासतें जो थीं या जो भी हुक्मरान थे, उनके लिए बहुत ज़रूरी था, कराची की भी अहमियत बहुत ज़रूरी थी, और पाकिस्तान भी एक क्रॉस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। दरअसल ये यूरोप का बर-ए-आज़म जो है, ये एशिया से जुड़ा हुआ है, या आप लोग नहीं जानते, पाकिस्तानियों को तो वैसे ही बहुत कम तारीख़ के मुतालिक पता है। दरअसल बात यह है कि जब महमद, जो तुर्क ज़ुबान के अंदर महमद कहते हैं, दरअसल तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब तुर्क ज़ुबान के अंदर उसकी एक, जैसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि बोलने का अंदाज़ उनका फ़र्क है। तो बुनियादी बात यह कि जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया, कुस्तुनतुनिया मुसलमानों ने फ़तह कर लिया बाकायदा तौर पर, जो कि सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर आ गया, तो यूरोप में रहने वाले लोगों ने कहा कि साहब अब वक्त आ चुका है कि इस बर-ए-आज़म को दूसरे बर-ए-आज़म से अब अलहदा कर दो, क्योंकि कहीं ऐसे ना हो कि कल पूरे यूरोप के ऊपर इनका कब्ज़ा हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुसलमान जो हैं फ्रांस तक भी पहुंच गए थे। अगर चार्ल्स मार्टेल आज से तकरीबन 1300 साल पहले मुसलमान फ़ौज के साथ जब उनकी झड़प हुई, तो वो झड़प अगर उसमें वो गालिब ना आते तो शायद आज मुसलमान फ्रांस में भी पहुंच चुके होते। ऐसा सुनने में आया कि मुसलमान उसी वक्त पर इस पोजीशन पर आ चुके थे को अल्मानिया यानी जर्मनी तक भी पहुंच जाते। लेकिन अब ये तारीख़ के वो सफ़ात हैं जो हमें नहीं पढ़ाए जाते। क्यों नहीं पढ़ाए जाते? सवालिया निशान, इसका जवाब आपके पास नहीं है, और ना मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पुर्तगाल पे 200 साल हुकूमत की। आपकी किसी तारीख़ की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने पुर्तगाल में हुकूमत की। आपने स्पेन में हुकूमत की, जो अगर मैं उंगलियों पर गिनना शुरू करूं तो शायद सदियां कम पड़ जाएं। अलहमरा की आपने बातें तो बहुत की, लेकिन आप लोगों को पता तक नहीं है क्योंकि आपने तारीख नहीं पढ़ी। आप इलामा इकबाल का जिक्र करते हैं, तो खित्ते की बड़ी अहमियत होती है, तब भी थी और अब भी है। मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मैं तो आपको तारीख के पता नहीं किन सफ़ात में ले गया जो कि आपने पढ़ने हैं नहीं और हमने आपको बताने हैं नहीं। जनाब फ़ारूक अफजल साहब, जो कि एक ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, एमसी मेंबर के, केसीसीआई के एमसी मेंबर भी हैं। आजकल तो केसीसीआई बड़े फायरवर्क्स कर रहा है, तो ये उसके अलावा बहुत सारी बातें और भी सुनने को आ रही हैं। ताम बैनुल-अक़वामी तिजारत इनका शोबा है, जो कि इनका शोबा पसंदीदा है। तुर्क बिज़नेस फोरम हो, तुर्क पाकिस्तान या फिर और दीगर ममालिक के साथ, तो इनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं। वेलकम करता हूँ सर आपका। बहुत शुक्रिया। बात यह कि खित्ते की बात आई तो मेरे जहन में आया कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मौजू हो तो आप जैसा मेहमान हमें उसकी ज़रूरत है। फ़ारूक अफजल साहब, बुनियादी बात यह कि खित्ते की बात हम बहुत कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। ईरान के साथ हम तस्वीरें खिंचवा लेते हैं और कॉन्फ्रेंसों में
एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, आज़र भाईजान भी हैं, तो वो भी हैं, उनको भी हम गले लगा लेते हैं। हमने उनको और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी सुना है मैंने कि हमारे और उनका भी जो नागोरो काराबाग का मामला है, जो अब आपको नहीं पढ़ाया जाता नाजरीन, जिसका वजह मैं नहीं बताऊंगा, उसमें पाकिस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जो कि नागोरो काराबाग के मामले पर अज़रबैजान के स्टांस से डे 1 से एग्री करता है, यूनाइटेड नेशन में भी, हर फोरम में। इसके अलावा भी और ममालिक हैं हमारे खित्ते में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो टापी पाइपलाइन बनानी थी, लेकिन आप टाप नहीं सके। तो वो अगर आप टाप के आ जाते अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे से, अब तो मैंने सुना था वाखान पे आपने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन कब किया, कहाँ किया, उसका फ़ायदा कितना हुआ ये नहीं पता। फारूक अफजल साहब, मेरे ख्याल मैं बहुत बात लंबी कर रहा हूँ तमीद में, आप इस पर जायज़ा पेश करें तो बेहतर रहेगा। जी बिस्मिल्लाह। देखिए अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो माशियत है उसका मुस्तक़बिल जो है वो इलाक़ाई तिजारत से जुड़ा है। अगर पाकिस्तान की मैशियत आपने बेहतर करनी है तो आपको जो हमारे इलाकाई जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रवाबत और तिजारत को बढ़ाना होगा। जी, अब जब मैं इलाकाई मुल्कों की बात करता हूँ तो 12 मुल्क हैं। देखिए ECO में हम 10 मुल्क हैं ऑलरेडी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये मुल्क हैं। लेकिन देखिए अब 2 मुल्क और बड़े जो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, जो रशिया और चाइना, ये है हमारी रीजनल कनेक्टिविटी एक्चुअली। देखिए पाकिस्तान, अगर आप ओवरऑल देखें इन 12 मुल्कों का अगर टोटल GDP पता है, वो तकरीबन इस वक्त 22.5 ट्रिलियन, तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर का ये GDP है, 23 ट्रिलियन डॉलर्स का, जिसमें 18.5 ट्रिलियन डॉलर तो चाइना का है, ठीक है। फिर आप देखें 2 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन रशिया का है, उसके बाद जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो तुर्की का है। फिर बाकी ममालिक आ जाते हैं जिसमें 500 तकरीबन बिलियन डॉलर का आपका ईरान का है, 340 पाकिस्तान का है, 275 कज़ाकिस्तान का है, किसी का 90, किसी का 80, तो ये मिला के तकरीबन तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर का कंज्यूमर। हिंदुस्तान से तो हमारी बनती नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया। देखिए अगर मैं शामिल करूँ इसलिए, देखिए क्योंकि उनके साथ हमारा एक सिलसिला सही है, सबके साथ इसलिए नहीं होती है, मैं नहीं मना करता, लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं मैं तो इन 12 मुल्कों को फोकस कर रहा हूँ। ये इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ तिजारत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आज भी पाकिस्तान वहाँ से बेतहाशा इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जीरो एक्सपोर्ट है। इनडायरेक्टली हमारे इंडिया से बहुत कुछ आ रहा है। अच्छा, अब देखिए बात ये है, नॉन बैरियर इतने लगाए हुए हम पे कि हम क्या उनको पे। देखें अब दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखें कि टोटल जो इंपोर्ट्स हैं इस वक्त, जो एक्सपोर्ट्स हैं इन 12 मुल्कों की, तकरीबन 4.5 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं पूरे इस खत्ते की, ठीक है, जिसमें 900 बिलियन डॉलर जो है इंपोर्ट्स हैं। अच्छा, 900 बिलियन में आप 55 बिलियन डॉलर लेस कर दें पाकिस्तान का, तो 845 बिलियन डॉलर का एक हमारे पास इंपोर्टिंग, एक हमारे पास एक पोटेंशियल है। अगर 845 बिलियन डॉलर में, क्या आप मुझे बताइए, मैं 50 बिलियन डॉलर नहीं ले सकता अपने एक्सपोर्ट के लिए? ले सकते हैं, ठीक है। अब मकसद क्या है, देखिए बात ये है, अब इन सबका अगर आप पर कैपिटल लगाएं ना, एवरेज 6,700 डॉलर है पर कैपिटल पूरे रीजन का एवरेज, ठीक है। उसमें ज़ाहिर बात है चाइना 13,000 है, रशिया का 13,000 है, फिर आपका अल्लाह वल्लाह का तुर्की का 13,000 है, कज़ाकिस्तान का 12,500 है, बाकी हमारा तो 300 जो अपना 11-1500 डॉलर हमारा है, डिफरेंट मिला के। एनीवेज, चीज़ क्या है कि ये जो 845 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है इन मुल्कों का, क्या हमने कोई ऐसा काम किया है कि जी हम एक ऐसी टास्क कमेटी बनाएं जो एनालाइज करे कि ये जो 845 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा देखिए ये ऐसे काम नहीं होगा, एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, ऐसे लोग उठाने पड़ेंगे, सिंसियर किस्म के उनको ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ेगे, और वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी बनाएंगे, फिर काम नहीं होगा। इंशाल्लाह फिर काम नहीं होगा। देखिए ये आपको तो सीधा सीधा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको लेके मिला के देखिए ये बनाए कमेटी, जिसको बाकायदा एक टाइम लिमिट दी जाए, एक टाइम लाइन दी जाए कि कितने अरसे में इस चीज़ को आपने अचीव करना है। इसमें हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हुए मुल्कों में, जो ट्रेड अटैशी बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि उन मुल्कों में जो पोटेंशियल है वो फिगर्स वहाँ जा के हमको लेने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, और फिर हम फिर अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मैं इस मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ। देखिए दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊँ, तरक्की याफ्ता ममालिक, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक। पाकिस्तान की मार्केट कितनी बड़ी होगी, यकीन करें, इनके ये तिजारती सफ़ीर पाकिस्तान में बैठे हैं,
इनको इतने बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं, जबकि इनको पता है कि पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल शायद उनके मुल्क से इतना ना हो। क्यों? क्योंकि दे वांट टू एक्सप्लोर फ्यूचर मार्केट। मेरा जहाँ तक ख्याल, देखिए आप देखिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस काउंसिल्स बने हुए हैं। देखिए मैं जो फोकस है ना मेरा क्या है कि देखिए जो इलाकाई रवाबत और तिजारत है ना, पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है ना, मैं बताऊं ये इलाकाई तिजारत के अंदर है, पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होने में। देखिए सबसे बड़ा चाइना हमारा इस वक्त ट्रेड पार्टनर है। सी पैक की वजह से आप देखें $62 बिलियन का 15 साल में 2030 तक इन्होंने इन्वेस्ट करना था, 25 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो तकरीबन कोल भी है, हाइड्रो भी है और सोलर भी है। 5300 मेगावाट का ये पावर लगा चुके हैं। अच्छा, अब स्लो क्या चीज़ है कि ये 122 प्रोजेक्ट हैं जिसमें सिर्फ 21 कंप्लीट हुए हमारे। इसमें सी पैक का जो प्रोसेस है बहुत स्लो चल रहा है, जो तरीक़ाकार है। अब हमें फोकस क्या करना है, देखिए एक ML1 जो सबसे स्लो हुआ है, जो हमें कनेक्टिविटी देगा पूरे सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, गवादर से मिलाएगा। नया बनेगा ML1, वो रेलवे का रुका हुआ है। फिर कराकोरम फेज़ 2 हाईवे, वो रुका हुआ काम, ठीक है। ये बनाना बड़ा ज़रूरी है कि ग्वादर पोर्ट जो बनी है लेस देन 1% हमारी ट्रेड हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट हमारी ये पोर्ट है और हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हम उसका एक्सेस दें तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को थ्रू रेलवे नेटवर्क। देखिए आप, ये पूरी कहानी है, ये जो रवाबत है, जो मैं इलाकाई तजारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है अगर हम वाकई इन इलाकों से तजारत करना चाहते हैं। अभी हम जो बात करते हैं नहीं, क्योंकि उसमें असल में ये जो गठबंदी है ये बहुत ज़्यादा हुई है हमारे खित्ते में। देखिए एक तो जो मुस्लिम उम्मा है उसके अंदर, बुरा ना मानिएगा ये बात तो आपसे कहना ज़रूरी होगी, मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है वो इतना इत्तेहाद नहीं है, उसकी वजह से अलग-अलग कैंप्स बने हुए हैं। पाकिस्तान बेचारा फंसा हुआ है और जकड़ा हुआ है। पहले भी एक इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन बनाने की बात हुई जिसमें मलेशिया भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था, लेकिन गालिबन किसी ने कहा कि साहब ये मत करो, तो फिर वो नहीं हुआ। फिर उसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे पड़ोस के साथ असल में टीवी पर तो ताल्लुकात हमारे सबके साथ ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात शदीद तरीन ख़राब हैं, आप सोच नहीं सकते कितने ख़राब हैं। सैंक्शन भी है वो बहुत सारी चीज़ों को। ईरान के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अभी मौजूदा तौर पे उसको भी हमारी ज़रूरत है और हमको सबकी ज़रूरत है, इसलिए हमने ज़ाहिरी तौर पर वो सामने रखा हुआ, लेकिन बनती नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप मीडिया पे जो भी चला लें, देखें बात ये बनती नहीं है ना। अगर आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा रखना है माशियत वाइज, तो आपको भले झुक के अफगानिस्तान से बात करनी पड़े। नहीं। ऐसे देखिए मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखें आप निगोशिएट करें, उनको समझाएं कि आपके लिए भी क्यों जरूरी है। देखिए वाह खान का बॉर्डर है मिसाल के तौर पर, 96 किलोमीटर का पाकिस्तान का रास्ता है जो हमें ताजिकिस्तान से मिलाएगा। उसमें 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर ऐसा है जो पहाड़ों को आप काट के रास्ते को बना सकते हैं। यस, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान ये और चाइना, ये तीनों का, चारों का फायदा इसके अंदर है। हम मिलके अगर उसको बना लें। खान प्लेटो आपको इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि गोरा बहादुर ये चाहता था कि जनाब एक बफर क्रिएट हो जाए रशिया और आपके दरमियान। देखो मैं क्लियर बात करूंगा, ये हमें घुमाने फिराने वाली बात नहीं, नक्शे तो उन्होंने ही बनाए हैं ना, ड्यूरेंट लाइन भी उन्होंने ही बनाई, हमें ये रेड क्लिफ अवार्ड भी उन्होंने ही दिया। उन्होंने आपको वाह खान प्लेटो इसलिए नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, बचपन में मुझे किसी ने पढ़ाया, मैं कहना नहीं चाह रहा वैसे टीवी पर, उन्होंने कहा दी हाईएस्ट प्लेटो इन पाकिस्तान इज वाह खान प्लेटो। तो मैंने याद कर लिया, पेपर में लिख दिया, बाद में पता लगा कि वाह खान प्लेटो पाकिस्तान में नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया भाई, किताब में ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का हाईएस्ट प्लेटो वाह खान प्लेटो है, लेकिन आपने वहां दे रखा, हम क्या करें। मैंने सुना तो यही था, पता नहीं, बुरा ना मानिएगा, जो पढ़ा सुना बाद में पता लगा अफगानिस्तान। लेकिन देखिए जहां भी है बात ये है कि उसमें चाइना का इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान ताजिकिस्तान ज्यादा इंटरेस्ट है ना हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान हमारे लिए स्विस कनाल जैसी अहमियत है, इसकी स्विस कनाल की जितनी वेस्ट के लिए अहमियत है उतनी पाकिस्तान की वाह खान के लिए। पाकिस्तान को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, निगोशिएशंस करनी पड़ेगी और ये रास्ता खोलना पड़ेगा ताकि हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यहाँ से रास्ता आसान हो जाए। अफगानिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी, देखिए क्योंकि अफगानिस्तान का रास्ता भी है हमारे पास, लेकिन ताजिकिस्तान को थ्रू करेगा हमें अफगानिस्तान के रास्ते वाह खान से।
और चाइना को भी वो आसान पड़ेगा। चाइना से 76 किलोमीटर का फासला है, हमारे लिए 96 किलोमीटर का है। तो हम ये चाहें तो हम ये चारों मुल्क मिलके इस चीज़ को खोल सकते हैं और तिजारत का बेतहाशा इसमें हमारा पाकिस्तान को बहुत एक्सेस मिलेगा और हमारे लिए बेहतरी होगी माशियत के लिए। सेकेंडली देखिए, आप देखिए जो इस वक्त तुर्कमानिस्तान के साथ हमारा टापी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आपको पता है तुर्कमानिस्तान ने 2023 में अपने तय काम कर लिया हुआ है पाइप का, ठीक है। अब वो जो गैस है, नेचुरल गैस, तकरीबन 30 बिलियन आपको पता है क्यूबिक फीट मीटर का वो पोटेंशियल है वहाँ से गैस आने का। हमारे पास जो हमारा हिस्सा आएगा तकरीबन 1350 क्यूबिक फीट MFCFD हमें मिलेगा गैस पर डे। आप ये रिप्लेस करेगा LNG को, जो कि महंगा है एज पर नेचुरल गैस के। तो हम ये प्रोजेक्ट को अगर इंडिया हमारे साथ नहीं मिल पा रहा, फॉर एग्जांपल, हमें उसको पहले तो एक इंडिया को मनाना पड़ेगा आपको, और अफगानिस्तान से सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। 2021 तक तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो हमारा जो प्रोजेक्ट इनसाइड अफगानिस्तान था वो स्टॉल हो चुका हुआ है। अब हमें अफगानिस्तान से बात करके उस चीज़ को बनाना होगा। $10 बिलियन का है जो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। गैस ये बहुत सफिशिएंट हो जाएगा पाकिस्तान सफिशिएंट हो जाएगा सर। और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स है तुर्कमेनिस्तान के पास। एग्जैक्टली उसका इंडिजिनस डिमांड भी इतनी नहीं है तुर्कमेनिस्तान की, तो हमें वो एक्सपोर्ट ही करेगा, उसको इसी में ही फायदा, उसी में फायदा है। और दूसरा देखिए जो IP है, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, अगर ये IPI थी ये बेसिकली, IPI जो है, अगर ये उसमें एक आई निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अब देखिए, अब IP है ना, सपोज पाकिस्तान ईरान का है ना, भी सिर्फ इंडिया तो निकल गया उसमें। लेकिन क्या है कि ये भी प्रोजेक्ट ऐसा है, देखिए हमें जो नेगोशिएटर हैं 16 साल से उसे शेल्फ किया हुआ है, देखिए, और आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं, देखें कभी उसे थोड़ा सा चलाते हैं फिर रुकवा देते हैं, उस पर तो पता नहीं कितनी पेनल्टी हो गई होगी। $18 बिलियन की पेनल्टी है, लेकिन आप बड़े लोगों से बात करें जिन्होंने सैंक्शन लगा रखी है कि जी आप $18 बिलियन हमारी बिहाफ पे कर दो, जब तक हम इस प्रोजेक्ट से रिश्तेदार हो जाते हैं। जब तक वो अपनी बात उनके साथ सेटल नहीं करेंगे तो तब तक आप देखें ये काम दूसरों के काम करना हमारा नहीं है। देखिए ये सैंक्शन UNO की नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री की है। तो अगर आप उस कंट्री की खातिर अपनी ट्रेड को, अपनी माशियत का बेड़ागर कर रहे हैं तो फिर तो आप, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम लिबरलाइज करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ टेबल पे बैठ जाओ। नहीं देखें, बात ये है, आप ले आए, हम कतर के बजाय आप लेकर आ जाए उनको टेबल पे, किसी ने मना नहीं किया। बात इसका मतलब वो आपको ट्रस्ट नहीं करते तो कतर जा रहे हैं ना। नहीं, आपको ट्रस्ट नहीं करते, वहां पर जाकर डायलॉग कर रहे हैं। नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना, हमारे जो लोग हैं उनको इसकी इंटरेस्ट आप बोल रहे हैं 18 बिलियन हमारा पेनल्टी लग गई, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे ना। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, उनको इसकी अहमियत का एहसास ही नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए। ये इनको तो रात दिन नींद नहीं आनी चाहिए किस तरह प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। देखिए इसी तरह हमारा रशिया, देखें अब रशिया इसमें इलाकाई इसमें हम सस्ता तेल उनसे ले सकते हैं। तो 2023 में एक जहाज़, 2 जहाज़ है, अल्लाह खैर सल्ला। हम इसी तरह जो दूसरे मुल्क के सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान है। एक मिनट आपने ज़रा नाजुक मामला छेड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे। जब हमला होने वाला था, आपके तब के वज़ीर आज़म साहब जहाज़ पे चढ़ के वहाँ चले गए, गले लगाया मैंने उनके देखा, मोटी मोटी खेड़ियाँ पहनी हुई थी उन्होंने। उसके बाद फिर अब वो उनकी हुकूमत भी चली गई, अंदर भी हो गए। बेसिकली बात यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स जो है ना वो बड़े कमज़ोर हैं। जिद और चिड़ पे ये फैसले नहीं होते भाई। पहले देखा जाता है दरिया में अभी पानी का जोर कितना है, और दूसरी बात ये है कि किससे वैर लेना और किससे नहीं लेना। तो आपने गलत वैर ले लिया, अच्छा उसके बाद फिर चुप हो जाएं। जो कुछ यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान पाकिस्तान को भी बहुत सारे फ़वायद हुए हैं, लेकिन इसके बारे में मैं टीवी में कोई बात नहीं करूँगा। अरे मेरे पैरों को आग लग रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये क्रॉस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड बने। हमारी तारीखी किताबों में जो नहीं लिखा हुआ वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। इस खित्ते के सबसे कदीम शहर, मेरा प्यारा शहर मुल्तान, कराची जिसे बारबारी कौन कहा जाता था, और इसके अलावा वाराणसी जिसे आज जदीद दौर में बनारस कहा जाता है। ये 3 कदीम तरीन शहर तस्वुर किए जाते हैं इस खित्ते के। ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ख़ास तौर पे पता नहीं क्यों मेरा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं। मैंने उनको यही बताया था, मैंने कहा उनको कि चाणक्य दरअसल पाकिस्तानी हैं, जिनके नाम पर डायलॉग और फिलॉसफी और ये सब हिंदुस्तान में बात होती है। चाणक्य का ताल्लुक तक्षशिला यानी जदीद शहर टेक्सिला से, जो कि चौधरी निसार साहब का शहर है। चाहिए ये नहीं बोलना था, चलो आजकल वैसे भी चौधरी निसार साहब की धूम है,
और मेरा प्रोग्राम तो वो शौक से देखते हैं, मुझे पसंद भी बहुत करते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मेहमान हैं फ़ारूक अफजल साहब। फ़ारूक अफजल साहब, कुछ लोग मैं आपको बता दूँ कि मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मुझे पता नहीं चौधरी शुजात साहब का मैंने सुना कि उनकी सेहत जो थोड़ी नासाज है, लेकिन वो भी प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लेकिन मैंने सुना है कि हाफजा भी और थोड़ा उनकी जो वो है वो भी इतनी अच्छी नहीं रहती। जरदारी साहब का मैं जिक्र करता रहता हूँ। पहले आपको बहुत पसंद थे मुशर्रफ साहब, आप बहुत ज़्यादा लाइक उन्हें करते थे। वो सब लोग ही करते थे जो भी पढ़े लिखे ताजिर सनतकार बिरादरी के लोग हैं। मुशर्रफ साहब भी अब तो हयात नहीं है, लेकिन मैं उनका जिक्र करता रहता था। और आज देखें मुशर्रफ साहब आए गए, कोई उनका जिक्र नहीं करता, लेकिन प्रोग्राम में मैं उनका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ, बिलवास्ता बिला वास्ता। तो यहाँ पर फ़ारूक अफजल साहब, खित्ते के अंदर पाकिस्तान की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान जिस भी शक्ल के अंदर मौजूद है, दरियाए सिंधु कह लें, दरियाए हिंदू कह लें, इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग थे ये हमेशा से अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते थे। दो कौमी नज़रिए की बुनियादी यही है कि हिंदू दरिया, सिंधु दरिया, या फिर मैं नहीं, बिलावल साहब से भी आप पूछ लें, वो कह रहे हैं सिंधु तो कश्मीर से शुरू होता है। और आपको पता होगा कि भुट्टो कौम जो है बुनियादी तौर पे कश्मीरी हैं। नहीं पता आपको? आपको कैसे पता होगा? आप लोग तो LED के दौर में ट्यूबलाइट हैं, आपको कैसे पता होगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि कश्मीर के लोग जो हैं वो रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं इस जगह की। आप देखें नवाज शरीफ साहब भी कश्मीरी हैं जी। ये तो यार, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके अलावा आपको पता होगा गांधी नेहरू डायनेस्टी जो है वो तो पूरी की पूरी, गांधी वो वाले गांधी नहीं, नेहरू गांधी, यानी ये जो अभी जो परसिस्ट कर रहे हैं ये लोग भी कश्मीरी हैं। खैर मैं तो एक और वजह से आपको बता रहा था, लेकिन खित्ते में ट्रेड ही दरअसल लेकर आया कश्मीरियों को। यहाँ एक ज़माने में अलहदा देश था कश्मीर, तो कश्मीर ही लेकर आया, ट्रेडिंग के ज़रिए लोग पूरे खित्ते में फैले। तो आप भी ट्रेडिंग के ज़रिए पूरे खित्ते में फैले ना, अब क्यों नहीं फैल पा रहे? सेंट्रल एशिया में आप जा नहीं रहे, 90 की दहाई से आप जोर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं ये गोल्डन क्रीसेंट है, ये फलाना है, तो ये डिमकाना है। तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या, आपकी बैंकिंग की प्रेजेंस क्या? आप आगे छोड़े ना, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करूँगा मैं उनके साथ? ये जब होगा, देखिए मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए और कैपिटलाइज करने के लिए वी नीड टू हैव अ टास्क फोर्स, ठीक है। और जो हमारे वहाँ अटैची बैठे हैं, एम्बेसडर्स बैठे हैं, यहाँ के लोग बैठे हैं, ये एक टाइमलाइन दे के इसको वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर वी हैव टू एनालाइज द कंपैरेटिव एनालिसिस देखने पड़ेंगे। और फिर हम देखेंगे क्या उसमें इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। अगर बैंकिंग है तो वी नीड टू ओपन द बैंक्स इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, द ब्रांचेस, व्हाटएवर द इम्पेडिमेंट्स आर। इसी तरह देखिए आप ट्रेड, अब देखिए आप मुझे सच बताएं, इंटरनेशनल बैंकिंग में आपको ऐसी वर्जन मार्केट्स के अलावा कहाँ बैंक खोलने का मौका मिलेगा? कहीं भी नहीं है। देखिए आपको पता है कितनी प्यारी मीटिंग थी अभी जो 2 दिन पहले हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। ये तो मैंने चंद लोगों का नाम लिया था, आपको पता है पूरे सेंट्रल एशिया के जो प्रोमिनेंट लोग थे, अलीएफ साहब भी थे, सब बैठे हुए थे इर्द गिर्द उनके। खुलवा लें आप बैंक। अब देखिए हमारा नेशनल बैंक खुला ताजिकिस्तान में, बंद कर दिया गया, ठीक है, उसको उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। नेशनल बैंक एक छोटा सा खोला गया था, बैंक ब्रांच खोली गई थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। चीज़ क्या है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। देखिए हमें देखना है कि आप जॉर्जिया जैसे मुल्क ने पूरी दुनिया के अंदर प्रोमिनेंस हासिल कर लिया बैंकिंग में, आप बैंकर्स इतने लेके बैठे हुए, देखें लेके बैठे हुए, लेकिन आप हर गली में बैंक क्यों खोल रहे हो? आप इंटरनेशनल बैंकिंग क्यों नहीं कर रहे? इंटरनेशनल बैंकिंग देखिए हमारी तिजारत की प्रायोरिटीज क्या है अली भाई, पहले देखना पड़ेगा ना। आगा साहब ने जाकर अफ्रीका तक में बैंक खोल दिए, तो हम आप यहाँ नहीं खोल पा रहे, इसलिए कि हमारा विजन नहीं है, हमारा विजन नहीं है। देखिए हमारा ये विजन इलाकाई तिजारत का, रवाबत का विजन नहीं है। आप देखें कि हम आप RCD बना, आप देखें ECO बना, कुछ नहीं हुआ। ECO बना, इट इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन, कोई काम नहीं हो रहा। जिस तरह सार के उसी तरह एक करके पिक करता हूं, नहीं रुक जाता। आप देखिए RCD बना जी, वी हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू RCD। हाँ, जो RCD मेंबर स्टेट्स हैं, जो RCD के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इस हिसाब से वी हैव परफेक्ट रिलेशनशिप विद दोस 3 कंट्रीज दैट इनिशियली मेड द RCD, देन द स्पिन ऑफ ECO, ठीक है। ECO के अंदर जितने मेंबर्स हैं कोई भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, एज फार एज ECO के ऑब्जेक्टिव्स कंसर्न। आप कहां लेकर गए उसे? आप बोलते हैं आप लोग एंटर नहीं करते ना, मैं कहता हूं कि आपका लीनियर डिस्टेंस इस वक्त, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपका लीनियर डिस्टेंस इस वक्त सीट्स ऑफ पावर इन GCC से ज्यादा करीब है GCC से। आप अगर मैं आपको नॉटिकल माइल के अंदर पाकिस्तान का समुद्री फासला बताऊं ओमान के साथ, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कराची से सक्खर से कम है। तो आप क्यों नहीं बन रहे? आप किसी इकोनॉमिक ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहे।
आप आज भी आसियान के अंदर, आप मुझे सच बताएं, आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था, आसियान के अंदर आप जो है वो अपनी एक जगह नहीं बना पाए, उस तरह से जगह नहीं बना पाए। देखिए बात वही आ जाती है, देखो आपकी बात बिल्कुल वजह है, हमारा विजन नहीं, हमारा जो फोकस है। सार्क की आप फुटबॉल मैच करा रहे हो, सार्क स्पोर्ट्स करा रहे हो, सार्क को आप कहां लेके? हमारा देखिए, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, निगोशिएटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके आंखों पे यहाँ घोड़े की नाल लगी हुई है, और जब तक ये हटेगा नहीं तो विजन क्लियर नहीं होगा उनका। ये सिर्फ सामने देख रहे हैं अमेरिका, और देखिए नहीं मेरी बात सुनें, सार्क को चलाने के लिए देखें, सार्क को आप मुझे सही बताएं, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई एक भी ऑब्जेक्टिव हो जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, इनमें कोई इख्तिलाफ मौजूद हो? देखिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं हो। आप मुझे बताएं, तालीम है, सार्क की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तालीम सबसे बहुत कुछ है, उसमें कोई इंपेडिमेंट है, कोई रुकावट है? कोई रुकावट, देखिए आपके लोग कौन लोग हैं जो यहाँ से बैठे हुए? सर इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है पाकिस्तान, आपके श्रीलंका में बनाए ना, हम्बन टोटा में बनाए, आप हम्बन टोटा में यूनिवर्सिटी बनाए, कहीं भी बनाए। बात ये है कि उसका इनिशिएटिव कौन लेगा? कोई बड़ा मुल्क लेगा ना, बात तो करेगा, नेगोशिएशन तो करेगा। हमारे पास वो लोग ही नहीं है जिनका इतना विजन हो कि इन सार्क को संभालें, ईसीओ संभालें, इलाकाई तजारत को संभालें, किस तरह देखें। बात ये है वो विजन चाहिए आपको। अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ विजनरी लीडरशिप नहीं है सर। म्यांमार ना ब्यूरोक्रेसी में ना कहीं और। देखें, म्यांमार इस वक्त एक बहुत ज़्यादा, बर्मा को कहते हैं भाई म्यांमार, लोग परेशान हो गए सर। और जो अपना रंगून है ना, रंगून शहर को कहते हैं यांगोन, बहादुर शाह जफर को वहाँ पे बंद कर दिया। खैर ये पता नहीं क्यों मैं तारीखी क्लास लेना शुरू कर देता हूँ। म्यांमार को आपने क्यों शामिल नहीं किया? अब तो वो इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड है। आप प्रपोजल डालेंगे म्यांमार को? नहीं, म्यांमार के लिए आप सार्क में डालें ना, क्या हो गया? अंग्रेज ने तो बर्मा को साथ जोड़ा हुआ था, आपने अलग क्या किया? बिल्कुल हो सकता है। देखिए इसके लिए तमाम ममालिक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। मेरी तो बर्मा से बड़ी मोहब्बत है भाई, बर्मा से। जिस तरह आप सार्क में, जिस तरह दूसरे जैसे एससीओ है या कोई और है या ब्रिक्स है, उसमें जो एक बॉडी होती है वो एक्सेप्ट करती है कि किस मुल्क को मेंबर बनाना है। देखें अभी आप सार्क के इनको विजन को आप नहीं कह सकते, विजन को आप नहीं कह सकते। आप मुझे बताओ, $2 अरब शहबाज शरीफ साहब लेकर आए अजरबैजान से। सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये बार-बार साइन हो रहा है। देखिए ये बार-बार साइन हो रहा है, ये एमओयू है, एग्रीमेंट नहीं है। ये एमओयू तो मैं बहुत सारे कर सकता हूँ किसी मुल्क के साथ भी, या मुझसे एमओयू कर लो $5 बिलियन का, वो कर लेगा। वो करना ना करना तो बात की बात है ना, पहले तो एग्रीमेंट तो हो। एग्रीमेंट नहीं है ना, उसका टेंजिबल क्या चीज़ है आप ये बताएं ना। हमें टेंजिबल चाहिए कि भाई पाकिस्तान पैसा आया कि नहीं आया। जो एग्रीमेंट हुआ है ये एमओयू है सर, दिस आर नॉट द एग्रीमेंट। मैंने आपको आइडियाज दिए ना। नहीं, आप लोग, आपके लिए छोटे मुल्क है ना, आपके लिए कंबोडिया, लाओस छोटे मुल्क है। अजरबैजान सर 7,700 पर कैपिटा इनकम है। अरे वो हमसे बहुत आगे, वो बहुत तरक्की याफ्ता, वो $2 बिलियन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा एक सेकंड, अजरबैजान 10 साल पहले कहाँ खड़ा था? जहाँ देखिए पाकिस्तान, अजरबैजान आर्मीनिया से नहीं पकड़ पा रहा था, आज देखो कहाँ निकल गया वो। सर देखिए पाकिस्तान कहाँ निकल गया वो? देखिए एक इतनी ठंड होती है, उसने टूरिज्म करके दिखा दिया। आपके यहाँ तो ठंडी नहीं होती, आपने टूरिज्म नहीं किया। देखें अली भाई, उनकी ग्रोथ को आप ऐसे नहीं लो हल्का। कौम है सर, आप समझे, हम कौम नहीं है यार। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट अ कौम, वी आर अवाम एक्चुअली। वो कौम है, वो जो कौमें बनती हैं एक जुबान से बनती हैं, उनका एक विजन है सर, हम नहीं है कौम। विजन, एक मिनट यहाँ पे देखें, मैं ये नहीं कहता, देखें वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं ना। जब रूस से टूटे, आज़ाद हुए, उसके बाद आपको पता है कितने साल जंग लड़ी, बड़ी सख्त किस्म की जंग थी उनकी, आपको पता होगा, ये नागोरो काराबाग। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत ताउन किया, तुर्किया ने भी बहुत ताउन किया, बहुत सारे इलाके अब कब्जे में भी ले लिए। ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, अजरबैजान को पिछली एक दिहाई से मुतवातिर जो है वो दिफाई तौर पर बहुत कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। और जो रकबा उसका रूस से आज़ाद होने के बाद दूसरे मुल्क के पास चला गया था वो वापस ले लिया, वापस बहुत सारा ले लिया, कुछ रह गया। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टांस ये है कि अजरबैजान सही कह रही है, वो हमें आज भी थैंक करते हैं, मैं आपको बता दूं। और ममालिक के स्टांस का मुझे नहीं पता। तुर्किया के साथ अजरबैजान के बहुत ताल्लुकात करीबी हैं, और आप हैरान होंगे कि अजरबैजान एक मसलक से बालातर होके हमारे साथ एक ताल्लुक बनाए हुए। ये मैंने गहरी बात की आपसे। तो हमारे साथ उनके, लेकिन उन्होंने पैसे कमिट किए, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने आपको करके दिखाए थ्रू टूरिज्म। अच्छा बुरा आप जो भी कहें। आप कहते हैं ये छोटे मुल्क हैं, लाओस, कंबोडिया। आज कंबोडिया की एक्सपोर्ट आपको बताऊं? नहीं, मैं वैसे आपको बता, आपके लिए छोटे छोटे मुल्क हैं ना ये। आप कहते थे ये गोल्डन ट्राइंगल है, ये गलत मलत काम करने वाले मुल्क हैं। आज इनकी इकोनॉमी और GDP ग्रोथ रेट कहाँ खड़ी है?
आप वियतनाम का मजाक उड़ाते थे ना, देखिए वियतनाम का आप मजाक उड़ाते थे ना, जंग में तबाह हो गया, ये हो गया। बात आप एक बात समझें, आपकी टोटल नहीं, एक्सपोर्ट से, देखिए, आपकी टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा करके दिखा रहा है खाली एक तो सेक्टर सिर्फ में। $90 बिलियन सिर्फ तो सी फूड का एक्सपोर्ट है सर। $382 बिलियन की एक्सपोर्ट कहां से कर रहा है? 20 साल में 400 गुना उनकी कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है? बढ़ी। सर एक विजन चाहिए लोगों को। आपके बाद आजाद हुआ है भाई, आपके बाद आजाद हुआ है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ मैंने बताया आपको, अल्लाह का शुक्र है हम इस लीडरशिप से नापैद हैं। पाकिस्तान में ना वैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, ना वैसी विजनरी लीडरशिप है, नहीं, प्रॉब्लम आवाम की है। नहीं, आवाम की, बिजनेस कम्युनिटी की है। नहीं, आप पॉलिसी बनाएं, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, हमारा काम उस पर चलना है। आप क्या इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसी में? हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर लेकर आया है सर। देखिए गवर्नमेंट तो उनकी हमारे जैसी है। नहीं, हमारे यहाँ जो FBR का जिन है, जो दूसरी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो 27 बैठे हुए लोग बैठे हुए, मुंह खोल के रिश्वत खोल के बैठे हुए हैं, जो तंग करते हैं तमाम लोगों को, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, हर बंदे को तंग करते हैं। यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? यहाँ से 36 कंपनी चलेगी, 21 कंपनी चलेगी, पता है आपको? पाकिस्तान से 21 कंपनी चलेगी, माइक्रोसॉफ्ट समेत सर, बड़े बड़े बैंक चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया में बंद किया दफ्तर। बैंक्स गए, बात अफसोस की है कि पाकिस्तान छोड़ के गए, लेकिन दुनिया में उसने बहुत सारे, देखिए लेकिन अच्छे मुल्क अभी तक कायम है वो। तो अगर पाकिस्तान में अच्छी पॉलिसी हो, कंसिस्टेंसी हो, तो यहाँ क्यों जाएगा? यहाँ से कोई आपकी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ले आओ पूरी दुनिया में। फॉरेन क्या, लोकल इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है सर। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने क्या करें? अभी FBR को आपने लाइसेंस दे दिया गिरफ्तार करने का, पैसे निकालने का, सब कुछ करने का, तो इंडस्ट्रीज क्या करेगा? कराची क्लब के बाहर बैनर लगा दिए, बैनर लगा दिए। देखिए बात यह है कि शाम को खत्म हो जाएगा। कौन से ऐसे मुल्क में ऐसा होता है बताइए? बैनर लगा दिए आपने सर, आप मुझे कोई भी ऐसा मुल्क बता दें। आपने बैनर लगा दिए गवर्नर हाउस के बाहर, आपको नहीं पता कामरान टिसोरी साहब के इख्तियारात कितने हैं? शाम को आपका काम हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, कौन सा कोई एक मुल्क मुझे बता दे जहां पर इस तरह होता हो कि जो उनका टैक्स डिपार्टमेंट हो, जिसको इतने मादर पिदर आज़ादी दी गई हो। आप बताएं मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें, कोई ऐसा मुल्क बता दें। ये खुद ही फैसला करना, खुद ही हर चीज करना, ऐसा कहीं नहीं होता सर। ये डरा धमका कर बिजनेस करना, आप समझते बिजनेस होगा? आई टेल यू सर, people will go out of this country. You won't get any taxes. You won't get any taxes. I tell you. आपके बिजनेस कम्युनिटी ने 2.5 साल 3 साल कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं रखा। आपने गवर्नमेंट को सिवाय तारीफें और एप्रिशिएशन के अलावा कुछ नहीं दिया। आप मुझे बताएं कि वो आज की तारीख के अंदर आपको फैसिलिटेट क्यों करेंगे? सर पिछला 13,000 बिलियन सफेद किया सर। 13 पिछली हुकूमतों ने जो गलत किया, उनके करने से पहले आप 1000 बयानात दे देते थे। 2.5-3 साल के अंदर आप लोगों ने सिवाय हुकूमत की तारीफें करने के और कोई काम नहीं किया। जाहिरी बात है फिर वो अपनी चलाएंगे। 13,000 बिलियन जो पिछला जो टारगेट था किसने पूरा किया? बिजनेस को टैक्स दिया ना सर। अभी आपने और टारगेट दिया, कौन पूरा करेगा? लेकिन अपनी तारीफ थोड़ी की, आपने गवर्नमेंट की तारीफ की। नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया, गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है सर। ये इन्वेस्टमेंट कुछ पॉलिसीज हैं, ये कारोबार कुछ पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की, इसलिए यहाँ पर ना बिजनेस पनप सकता है ना कुछ और हो सकता है। FBR 37A और 37B के अलावा जी पाकिस्तान के अंदर और भी मसाइल मौजूद हैं। बहुत हैं, मैं बता रहा हूँ 27 डिपार्टमेंट हैं जो रिश्वत खोल के बैठे होते हैं सर। पिछला साल पूरा IPP पे जाया किया, ये पूरा साल 37A और 37B पे जाया करें। तो ये पॉलिसी बना कौन रहा है? बजट डॉक्यूमेंट को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो आके बहुत क्रिटिसाइज की है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने तो बहुत आवाज़ बुलंद की, और मैं ये भी झूठ नहीं बोलूँगा कि कराची चैम्बर की जो क़यादत है उन्होंने ज़रूर जो है वो इस बारे में एम्फेसाइज़ किया, लेकिन जो कलेक्टिवली बिजनेस कम्युनिटी की एक अप्रोच चाहिए थी, वो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इन 2.5 साल के अंदर मैंने नहीं देखी। नाजरीन, मैं अभी यही सोच रहा था कि अब खित्ते में तिजारत कैसी की जाए। कुछ प्रपोजल, कुछ सजेशन थे फारूक अफजल साहब के, जिनमें वेट बहुत है, वज़न बहुत है। एक तो ये है कि सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक टास्क फोर्स इमीडिएटली बना दी जाए। इसी पस मंज़र में कि जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कुछ डिस्कशंस की, तो हर चीज़ का फॉलो अप होना चाहिए। उसको ये इन्हीं का सजेशन था, और इसमें मैंने इनको यही कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को ना दीजिएगा। ये भी इससे मुत्तफिक हैं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, ऐसी बात नहीं, ब्यूरोक्रेट भी होने चाहिए, पॉलिसी मेकर भी होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अकेले बिजनेसमैन करेंगे तो वो फिर कोई उनकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि हमने देखा है ऐसी कमेटियां जो है कभी कभार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती अपने काम, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी नहीं होती विद एग्जेक्टिव पावर। चलो आप मिनिस्टर कॉमर्स को भी वहाँ पर रख दो एक्स ऑफिशियो, आप सेक्रेटरी कॉमर्स को भी रख दो, लेकिन उनको चेयर वेयर मत करवाओ, आप उनको एग्जेक्टिव मेंबर्स बनाओ, मेक देम पावरफुल मेंबर्स ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बट गिव दिस टू बिजनेसमैन, लेट देम थिंक,
how they can increase trade. And in my opinion, I think trade can be done with anyone. Friends and enemies are like. Yes. And there are, अभी आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो कायदे आज़म वाली बात पर जाता हूँ, मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात पे जाता हूँ कि भाई जो रहनुमा असूल हैं 6 उन्होंने दिए थे, आपने पढ़ना छोड़ दिया। पाक स्टडीज़ की किताब में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ लें। उसमें उन्होंने वैलिड जो बात की है ना, मोरालिटी और एथिक्स को जो है ना इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। लेकिन आप लोग कहते हो नहीं, मुफादात जो हैं ये गालिब हैं, सही गलत क्या है ये बाद में सोचेंगे। लेकिन आप देखें, बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि मोरालिटी एथिक्स ये उससे ज़्यादा बालातर है। फ़लस्तीन के मामले पर उन्होंने अपनी एक गाइडलाइन दी है, वो आज तक चल रही है। उसको आप मान क्यों रहे हैं, एथिकल और मॉरल? वरना तो अगर आपने दुनियावी गर्ज ढूंढना हो तो आप देखें, मिस्र ने भी दुनियावी गर्ज ढूंढा, उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर कंप्रोमाइज़ किया, तो मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। एक वो जो मेरे हमनाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिस्र के रहे सरबरा, फिर उसके बाद दूसरे आए, उनको असैसिनेट कर दिया गया, आपको पता होगा। मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इट शुड बी डोमिनेटेड बाय एथिक्स एंड मोरालिटी, बट trade can be done with anyone. Yes. Sorry, in light of whatever has happened in the past, I can also give you examples from religious history. Trade can be done even with enemies. आप चाहें तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। Agreed. I agree with you. तो आप करें, खित्ते के अंदर आपके पास तिजारत की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ आपके मफाद हो, आपकी माशियत का, आपकी इकोनॉमिक का मफाद हो, उनसे हमें जरूर काम करना चाहिए, चाहे कोई मुल्क भी हो। तो हमें ये देखना और पानी की खातिर कॉम्प्रोमाइजेज हुए हैं। फिर रिलीजियस हिस्ट्री की आपको मिसाल दे दूंगा आपको। पानी की खातिर कॉम्प्रोमाइजेज हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। जंगें भी हुई हैं बाय द वे। पहली जंग के मुतालिक लोग मैंने कहा पहले गज़वे की तारीख पढ़ी जाए तो पानी के मामले पर ही मामलात को फिर आगे ले जाया गया था। पता नहीं हमारे यहाँ तो तारीख लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन फारूक अफजल साहब, मैंने पसे मंजर आपको बता दिया। ऐसा ही है। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं अगेन यही जो मेरा फोकस है, जो मेरा बेसिकली पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान की अगर माशियत को आपने बेहतर करना है, हम ये नहीं कहते आप इससे और काम नहीं करो। यस, US हो, यूरोप हो, GCC हो, एनीथिंग, एनीबडी, चाहे इंडिया भी हो, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए मुल्क हैं ना, जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो एक कितना एक्सेस, देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपका जो एक्सेस है, वो इतना अच्छा और इतना करीब है कि आपका यानी कि प्रोडक्ट फौरी तौर पे वहाँ जा सकती है, वहाँ से आ भी सकती है। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो वार्म वाटर्स से यही खींच के लाए थे ना USSR को यहाँ पे, देखिए, वरना उसके पास तो पूरा मुल्क ही पोर्ट था उसका। देखिए, यही ना, रशिया को एक्सेस देने के लिए अफगानिस्तान के थ्रू, वाह खान के थ्रू, कहीं से भी आप एक्सेस दें गर्म पानी का, गवादर पोर्ट का, ठीक है, ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके वहाँ से। आप तो पाइपलाइन भी बना रहे थे, आप तो पिछली दफा आए थे, आपने आज से 4 या 6 साल पहले तो आपने खुशखबरियां दी थी कि पाकिस्तान को $2 अरब मिल रहे हैं, पाइपलाइन आ रही है, वो कहाँ है पाइपलाइन? LNG, देखिए अगेन वही बात आ जाती है, जो सैंक्शंस हैं, हमें देखिए, हमें बार्टर ट्रेड का कुछ सिस्टम जो पहले अनाउंस किया था, हमें लॉलीपॉप दिया गया, तो शोशा क्यों छोड़ा? वो शोशा छोड़ा, लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। ईरान के साथ, रशिया के साथ एक बनाया गया। हम हालांकि करेंसी स्वैप भी कर सकते हैं, जिस तरह क्या कहते हैं, इंडिया ने किया हुआ है रशिया के साथ, चाइना ने किया हुआ है रशिया के साथ, और बहुत सारे मुल्कों ने किया हुआ है। हम बार्टर ट्रेड भी कर सकते हैं, करेंसी स्वैप भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं काम करने के, लेकिन उसके लिए विलिंगनेस चाहिए आपको। देखिए, आपको गट्स चाहिए उस काम के लिए। आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड डील ऑफर हो रही है, 2 दिन रुक जाएं आप, मैंने सुना है, पता नहीं आपने, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड डील आपको ऑफर हो रही है। उसमें क्रिप्टो भी शामिल है, ये मैं बताऊँ आपको, ट्रेड डील भी है, टैरिफ भी आपको कम लगेंगे। आप बस देखते जाएं, ये विन विन सिचुएशन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत बड़ी ट्रेड डील मिलने वाली है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक मुल्क से, देखिए पता है, जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है बहुत छाया हुआ है। बिल्कुल, बात ये है, आपको मिलने वाली है। हमें भले वहां से मिले, लेकिन हमें अपना जो इंटरेस्ट है इन मुल्कों से भी लेना है। 0% टैरिफ आपको मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? 0% तो खैर नहीं मिलेगा आपको, ये तो नहीं 0%, नहीं अफवाह जो चल रही है 0% की चलते, आप हर बात की नफी कर रहे हैं। 0% 29% से 0 हो गया आप। नहीं, वो जो देखिए, आप समझिए ना, ये 29% वो है जो एक्स्ट्रा लगाई गई थी, लेकिन जो नॉर्मल टैरिफ है सर, जो नॉर्मल टैरिफ वही रहेंगे आपके। मैं अगर बेडिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 18.5%, आपको पता है मैं टी शर्ट करता हूँ 17.5%, वो ड्यूटीज वहीं पर रहेंगी। उन ड्यूटीज को कम करें ना। हमें अगर एक्सेस देना है उस मार्केट का, वो तो एक्स्ट्रा 29% लगाया था, जो 0 कर देगा, कोई बात नहीं, बाकी ड्यूटीज तो है ना हमारे ऊपर।
हमें तो देखिए जब तक जो बकिया जो ड्यूटीज हैं वो या तो वो भी कम करवा देंगे, वो नहीं होगा, वो भी क्योंकि उनको पूरे मुल्कों को देना पड़ेगा सर। देखिए वो हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ड्यूटी आप 2-3 और मीटिंगें होने दें, आपके सारे काम करवा देंगे। आप 2-3 और मीटिंगें तो होने दें हमारी, आप मीटिंग तो होने दें हमारी। मीटिंग जब होती है तो आप देख लेते हैं सर। आप हमारी 2-3 मीटिंगें और करवाने दें, सारा कुछ फ्री करवा के देंगे आपको। और आप सर देख बताएं आप क्या। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाटएवर, मैं फिर वही कहूँगा, जो इलाकाई रवाबत हैं, जो इलाकाई तिजारत है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें लामहाला जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है मजीद एक्सपोर्ट बढ़ाने का, हम किसी एक मुल्क पे तकिया नहीं कर सकते, किसी एक रीजन पे तकिया नहीं कर सकते। हमारा बहुत, देखिए इंडस्ट्री लगेगी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अगर आप चाइना आपका जो तकिया है, आपने तकिया किया, आप देखें आपके तकिए कितने काम आए। आपका एक तकिया जंग में, जब हिंदुस्तान के साथ जंग हुई तो चीन ने ही सारी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है ना। तो चीन और यूएस की आपस में नहीं बनती, लेकिन आप चीन के साथ भी काम कर रहे हैं और आपका सीज फायर यूएस ने करवाया। तो सर आपकी सबके साथ बन रही है तो ही काम चल रहा है ना। आप हमें जो फोकस करना चाहिए भाई, हमें जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, उस पे फौरन फोकस करना चाहिए। देखिए इंडस्ट्रियल जोन से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे। हमें जो स्लो किया हुआ है CPEC का प्रोसेस, इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि चाइना को हम कायल करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाएं। अब बुरा ना माने, ना चाइना को ब्लेम करें, ना हुकूमत पाकिस्तान को ब्लेम करें। क्यों? आप ताजी सनतकार बिरादरी ने अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल ही नहीं दिखाया। आपने गवादर में प्लाट खरीद लिए, नहीं आपने इंडस्ट्री आप लोगों ने नहीं लगाई, प्लाट क्यों खरीदे? पाकिस्तान वो इकोनॉमिक जोन अलग है सर। वो एक बंदे को बुलाया, उसने आगे वहां पे सब्जी मंडी बात कर रहा हूं, वो स्पेशल इकोनॉमिक, अली भाई वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो अलग बात है। जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे आपने खैरपुर में इकोनॉमिक जोन बनाया, कहां पहुंचा सर? वो तो हमारा लोकल है ना, आप बताएं ना, चाइना है तो इकोनॉमिक जोन वो आपका इकोनॉमिक जोन लोकल है ना सर। मैं तो इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल कंट्री से सर। आप तुर्की के साथ भी कर सकते हैं इस किस्म का, आप कोरिया नहीं, फिर आप दुखती रख। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। तुर्की आपका रेसिपिएंट बन चुका है भाई। आप अपना पैसा तुर्की लेकर गए हैं। पाकिस्तानियों ने एक बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा डॉलर और तुर्किया की करेंसी जिसे लीरा कहते हैं वो पाकिस्तान से लेकर गए हैं भाई, वहां लगाए हैं पैसे। मैं आपको दिखा पाकिस्तान में मुझे पता है, आप लोगों ने वहां पे रेजिडेंशियल खरीदी है। मेरा खुद तुर्की में ऑफिस है यार अली भाई, आई नो एवरीथिंग। आप एक चीज समझें, कितने पाकिस्तानी हैं? देखिए आप एक चीज समझें, आप देखिए अगर पाकिस्तान में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का या पैसे रखने का, पीपल विल गो आउट ऑफ दिस कंट्री सर। आपकी पॉलिसी, नो इट्स नॉट गुड, इट इज एन एक्सक्यूज। अगर पाकिस्तान में अगर टैक्सेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत कुछ है। अगर इस मुल्क में आप हर एक को पकड़ के चोर बनाना शुरू कर देंगे, पीपल विल नॉट स्टे हियर अली भाई, दे विल गो आउट ऑफ दिस कंट्री। आई टेल यू, ये वो इंडस्ट्री अभी जो FBR का जो सिलसिला है, आई टेल यू, आप उसमें पॉलिसी किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है सर। वी आर अ पुअर कंट्री एंड वी आर गोइंग टू अ रिचर कंट्री विद अ हायर GDP रेट। नो सर, देखिए उसकी वजह ये है कि लोग पैसा क्यों लेकर गए। आप उसकी रीजन जाने ना, रूट कॉज पे जाएं आप। व्हाई पीपल आर गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री? People didn't make money when they went to Turkey. नहीं। I think after that the lira depreciated, devalued, but still they stayed there. Still they kept their money there. देखिए तो गलत है ना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जाती है मेरे मुल्क के साथ। पाकिस्तान में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे टैक्सेशन के लोग हैं सर, वो हर एक को तो चोर समझते हैं। आपको अंदाजा नहीं है इस मुल्क की हालत क्या है इस वक्त सर। आप बात करें टैक्सेशन की, जो इन्होंने लॉ बनाए अभी 37 भी, आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान बिजनेस बढ़ेगा? सर पीपल विल स्टॉप डूइंग बिजनेस, टेल यू, दे विल गो आउट ऑफ दिस कंट्री। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर जा चुके हैं एंड पीपल विल स्टार्ट गोइंग आउट नाउ ऑफ दिस कंट्री। देखिए हमें ये देखना है कि हम लोगों को किस तरह रिटेन करें। आप तो अपने डोमेस्टिक लोगों को रिटेन नहीं कर पा रहे अपनी पॉलिसी की वजह से। तो आप क्या लाएंगे इन्वेस्टमेंट बाहर से? इन्वेस्टमेंट that Karachi Chamber was referring to, the committee that the Karachi Chamber was referring to is made up of tax consultants who make their consultancy fee from all of you. They make their money by paying, you pay them a fee and that's how they make their money. They are giving advice on your behalf and you are in a, नहीं देखें मेरी बात सुन, इन टैक्स कंसल्टेंट्स को फीस आपके बिजनेसमैन देते हैं। आपके बिजनेसमैन को जाकर इनसे पूछना चाहिए कि यार आप मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इन कमेटियों में बैठे हो या मेरे खिलाफ काम करने के लिए इन कमेटियों में बैठे हो? ये आप लोगों का हक बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। ये जितने टैक्स कंसल्टेंट हैं जो आप लोगों के दफ्तरों में बैठ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यार प्लीज इस साल का काम हमें दे दो, प्लीज इस साल का काम हमें दे दो, यही लोग उन कमेटियों के मेंबर हैं।
जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस ना हो तो इनका काम ना चले। गलत बोल रहा हूं? बड़ी बड़ी बिजनेसेस ना हो तो इनका काम ना चले। मेरी बात सुने, आपके बजट में आपने 14,000 बिलियन रुपीस रखे हैं अपने लल्ले तलल्लों के लिए, खर्चों के लिए रखे हैं आपने यार। 8,500 बिलियन का आपने रखा है जी, डेफिसिट का बजट है। आपने 8,500 बिलियन रुपए देने इंटरेस्ट की मद में देने आपने। आपके जो 14,000 के लल्ले तलल्ले हैं दे कैन इजीली बी स्लैश। पहले भी कहना था 6,000 8,000 ये कम नहीं करता। 2.5 साल से शोर मचाना चाहिए था ना। इस पे कोई कम नहीं करता, इस पे कोई कमी नहीं हो रही, सब बात करते हैं। ये बजट आने से पहले भी था ना, आपको बजट आने से पहले भी ये कहना चाहिए था। को तजावीज को सुनता कौन है? हमारे चैम्बर से क्या है, हर जगह से तजावीज जाती हैं भाई, वो सिर्फ रद्दी की टोकरी फेंक दी जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी नॉर्मली सी जो कुछ भी था उसके ऊपर किसी ने कोई बात ही नहीं की है। बात ये कि देखिए, आप जब हिटलर बन जाएंगे, आप भी फैसला कुन बन जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं होता। आपको स्टेक होल्डर को साथ बिठा के बात करनी पड़ती है, आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ती है कि किस तरह टैक्स बढ़ेगा। पिछला 13,000 अरब रुपया जो दिया वो कैसे लिए, जमा लिया इन्होंने, किससे लिया इन्होंने, बताइए। घर से लेके आए थे ये घर से लेके आए थे। अभी जो आपने टारगेट दिया है वो कौन देगा आपको? आप अनरियलिस्टिक टारगेट जब सेट हो रहा था तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? सर बात जनवरी और फरवरी में आप लोगों ने सब, पिछले जनवरी और फरवरी में जब एक्टिंग गवर्नमेंट काम कर रही थी और IMF के साथ एग्रीमेंट्स कर रही थी कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करके देंगे, तब बिजनेस कम्युनिटी सामने क्यों नहीं आई कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका PI है और पाकिस्तान स्टील बेच के नहीं निकलेगा, ये सब हमें देना पड़ेगा? सारी बातें होती हैं अली भाई, सुनता कोई नहीं है, ना मीडिया पे दिया जाता है, ना कोई सुनता है। 17-18 का जब टारगेट मिला, एक बात कर रहा हूं, 17-18 हजार का जब इन्होंने टारगेट ले लिया और उन्होंने कहा कि 3-4 हजार हम पूरा करेंगे PIA पाकिस्तान स्टील बेचकर, तो आपके बिजनेसमैनों को उसी टाइम कहना चाहिए था कि ये डील ही नहीं बनेगी, बेच ही नहीं सकोगे आप। ये अभी भी देखिए, बात ये है कि ये जो टैक्स 8,500 अरब का जो डेफिसिट है वो कहां से पूरा, बताइए मेरे को। ये कहते हैं नया बजट नहीं आएगा, सब आप देखिए सप्लीमेंट्री बजट आएगा ना, टैक्सेस कहां जाएंगे? वो मुझ पर आप पे डाले जाएंगे ना सर। आप ये देखिए ना, तो वो आपने डेफिसिट का बनाया क्यों भाई? बात ये ना कि आप अपने लल्ले तल्ले खत्म करो। आप यू कैन इजीली स्लैश टू हाफ, आई टेल यू। आप जो लल्ले तल्ले से 7,000 बिलियन रुपए आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करके गवर्नमेंट जो है ना वो इन चीज़ों को पूरा कर सकती है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं है। आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वज़राओं की, स्पीकर की, सेनेट चेयरमैन की, MNS की, MPS की तनख्वाहें बढ़ी जा रही हैं, पैकेज बढ़े जा रहे हैं, सब बढ़ता जा रहा है, बिजनेस स्टाफ बढ़े जा रहा है, हर चीज बढ़े जा रहा है। बिजनेस कम्युनिटी ओनली स्टिक्स टू इट्स टारगेट्स, इट डज नॉट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन देयर। नहीं, इन आपकी बात नहीं कर रहा मैं, फिर ये बता रहा हूँ, कराची चैम्बर ने फिर भी बहुत अग्रेसिव स्टांस ली है। लेकिन सर आप, हाँ, अग्रेसिव स्टांस लिए, देखो आई अप्रिशिएट दैम। मैंने अगले दिन तकरीर देखी कि KCCI के प्रेसिडेंट ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। अग्री और डिसएग्री इज अनदर सेपरेट थिंग, लेकिन ही हैज टेकन ए स्ट्रॉन्ग स्टांस। देखो, कन्विक्शन बड़ी जरूरी होती है। कन्विक्शन एंड रिजॉल्व था उनकी बातों में, आप लोगों ने सारों को इकट्ठा किया। ये बहुत, मैं नाजरीन आपको बता रहा हूँ, अग्री और डिसएग्री विद देयर स्टांस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट देयर अचीवमेंट मस्ट बी क्रेडिटेड कि इन्होंने सबको बिठाया वहाँ, सबको लेकर आए, सबको मौका दिया। भी आप भी बोलो, आप भी बोलो, सब ने अपना अपना बोला। सारे तिजारती सनती इलाकों के लोगों से इन्होंने बुलवाया कि ये चीज़ सही नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखो एक चीज़ है कि जब भी बिजनेस कम्युनिटी बात करती है, बहुत ज़्यादा मायोपिक की अभी इन्होंने बात की थी, पता नहीं वो लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे कि घोड़ों ने क्या पहना हुआ होता है, नाल लगाई थी, नाल लगाई थी। नाल का प्रॉब्लम ये है कि जब लोग इतना ज़्यादा मायोपिक व्यू से, टनल विजन से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो कहते नहीं जी आवाम को इम्पोर्टेंट नहीं, गैस आवाम सिलेंडरों में ले। अब ये क्या है, ऐसी बात है जो आवाम और ताजिर बिरादरी को आपस में खींच के जुदा कर देती है। जब ये लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट की कीमत कम कर दो और रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बढ़ा दो, ये दूर कर देती है आवाम के साथ। आवाम के साथ जुड़ना है तो इनकी बात नहीं मैं कर रहा, ना कराची चैम्बर की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को आपस में ऐसे मिल जाना है। जो मुफादात आवाम के, महंगाई इनको भी तंग करेगी, महंगाई हमें भी तंग करेगी। आज मिनिमम वेज बढ़ी है, बिजनेसमैन की चीखें निकली। क्यों? बिजनेसमैन कहता है यार मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास। आवाम की अगर महंगाई कम करने के ऊपर फोकस ये करते, जब आवाम के ऊपर महंगाई बढ़ाई जा रही थी, तो ये क्या होता, दोनों एक पेज पर आ जाते। आज तनख्वाहें बढ़ाने के मामले के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के दरमियान और इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसे ही मेरे ख्याल से इस मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है, ये भी मुत्तफिक होंगे। ताजिर सनतकार, अवाम पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को सेम पेज पर होना चाहिए और सबको एक दूसरे के मुफादात की हिफाजत करनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे के खिलाफ बात करके आगे बढ़ें।
तो मैं चाहता हूँ इनका मसला हल हो। इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, गवर्नमेंट भी कोई तरीका कार निकाले। आज फारूक अफजल साहब ने भी बड़े सख्त अंदाज के अंदर KCCI का स्टांस भी और ताजिर सनतकार बिरादरी का स्टांस भी बताया। तो यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।